Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फार्मेसी में। अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है या मास्टर ऑफ फार्मेसी किया है, उसके बाद आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो जॉब थी वो हैं। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो भी हमारे व्यूवर्स रेगुलर फार्मेसी जॉब्स की अपडेट अपने ईमेल पर चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट www.pharmaforyou.in को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेगुलर जॉब्स की अपडेट अपने ईमेल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि है फार्मेसी के अंदर। ये जो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये सारी प्राइवेट सेक्टर में रहेंगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन गवर्नमेंट जॉब्स ही सबसे ज़्यादा मिलती है प्राइवेट फार्मेसी के अंदर। जो भी प्राइवेट सेक्टर की नॉन गवर्नमेंट जॉब्स हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये कर लें कि अगर आपको जॉब चाहिए होती है तो क्या चीज़ें आपको देखनी होती है, मतलब आपके माइंड में क्या होता है कि आप कैसी जॉब चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे डू द कंपनी वैल्यूज़ अलाइन विथ योर्स, डज द कंपनी कल्चर फिट योर पर्सनैलिटी, विल यू बी ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, इज़ देयर रूम फॉर ग्रोथ विद इन द कंपनी, विल योर मैनेजर फील लाइक अप्रिशिएटेड, does the company offer security and stability, does the company set up your force for success, will your role teach yourself transferable skills, or will you be challenged in a positive way। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप पहले सोचते हैं कि क्या मुझे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वहाँ पे मेरा जो सिक्योरिटी रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद आफ्टर डूइंग बी फार्मेसी आप चूज़ करते हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो जैसा आप जानते हैं कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इन प्राइवेट सेक्टर तो मुश्किल होता है, पर जो इनकम होता है, जो पैसा होता है, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा होता है। इंक्रीमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आपको मेहनत ज़रूर करना होती है, पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जब बाकी सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं इसके अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं जॉब्स अपॉर्चुनिटी की। तो देखिए, हम हमारे हिसाब से अगर उसे क्लासीफाई करें ब्रॉडली कि क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है, ये सारी जॉब्स हैं इंडिया के अंदर अवेलेबल। ये सारी जॉब्स जो कि प्राइवेट सेक्टर में इंडिया के अंदर अवेलेबल है, हम उनको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हम देख सकते हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं, हेल्थ केयर आईटी सर्विसेज होती हैं, और मार्केटिंग। ये हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है इसको। अगर आप इंडस्ट्रियल जॉब की बात करें तो देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, वैलिडेशन, रेगुलेटरी अफेयर्स। फार्माको विजिलेंस भी एक तरह से इंडस्ट्री जॉब का पार्ट है, पर ये समवॉट हेल्थ केयर आईटी के लिए आता है। तो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फार्माको विजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च और मेडिकल कोडिंग। और मार्केटिंग तो आप सभी लोग जानते हैं। टीचिंग जॉब के बारे में भी है, पर टीचिंग को एज ए प्रोफेशनल जॉब में हमने इधर क्लासीफाई नहीं किया है। ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड जॉब्स हैं जो भी बाहर जॉब करना था, क्योंकि टीचिंग जनरली बी फॉर्म वाला नहीं कर पाएगा, एम फॉर्म वाला। ये जो जॉब प्रोफाइल है ये बी फॉर्म करा हुआ कैंडिडेट भी कर सकता है। हम यहाँ पर एक एक कर सारी जॉब्स के बारे में देखेंगे इतना डिटेल्स में। और ये सारी जानकारी जो भी प्रोफेशनल तरीके से होती है वो आप इंटरनेट पे आसानी से पा सकते हैं। हम इसके अंदर कुछ सिंपल वे में, क्योंकि जो बी फॉर्म ग्रेजुएट बंदा है उसके लिए सिंपल वे में हम समझाएंगे कि क्या जॉब में होता है, प्रोफाइल क्या होता है, और कितनी सैलरी आपकी स्टार्टिंग होती है, और क्या क्या जॉब पोस्ट होती है जो आपको मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट फील्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में R&D भी कहते हैं। R&D की जॉब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट की जॉब में जाएं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेशन का दिमाग बहुत सारे बी फॉर्म ग्रेजुएट्स के पास होता है। तो जो R&D की जॉब्स होती हैं उसमें आप सिंपली समझ सकते हैं कि किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट, जो कि हम पढ़ते हैं हमारे बी फॉर्म के अंदर, नया कोई भी मॉलिक्यूल आपको बनाने का होता है और उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाना, जबकि वो एनिमल ह्यूमन यूज़ के लिए सुटेबल नहीं हो जाता है। तो
इसके लिए हर इंडस्ट्री के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर नई नई ड्रग्स की खोज चलती रहती है और वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो कि जूनियर लेवल पे भी होती है, सीनियर लेवल पे भी होती है। जनरली अगर आपने M.Pharm किया है, मास्टर इन फार्मेसी किया है, तो R&D में जो जॉब है आपको आसानी से मिल पाता है और जनरली फार्माकोलॉजी को तो बहुत ही आसानी से ले लेते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात करें, B.Pharm के बाद भी आप चाहें तो यहाँ पे जूनियर पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अगर जूनियर पोस्ट यानी अगर B.Pharm करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप देखिए असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट भी मिलती है यहाँ पर। और उसके बाद अगर आपने मास्टर ऑफ फार्मेसी किया है तो भी असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है। जो पे स्केल होता है वो 20,000 to 30,000 होता है। इनिशियल पे स्केल बता रहा हूँ मैं। R&D में जॉब्स बहुत ही कम होती है ऑल ओवर इंडिया में। आपकी ग्रोथ किस हिसाब से होगी, लैब हेड हो जाएंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन हेड हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी लेबोरेटरी में काम चल रहा है उसके लैब हेड और ऑर्गेनाइजेशन हेड आप बन सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन जनरली M.Pharm को ही लिया जाता है, पर एसोसिएट और जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट साइंटिस्ट के नीचे जो जूनियर होता है वो के लिए B.Pharm वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज़ बहुत सारी है, सारी कंपनीज़ की बात करें हम, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला सभी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस हैं, 5 से 10% चांसेस है कि वो B.Pharm ग्रेजुएट को लें, पर M.Pharm वाले तो यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। अब जैसा कि हमने देखा कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कोई मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो गया है, ओके, फिर उसका एक फार्मूला डेवलप करना कि या वो तो टेबलेट फॉर्म में होगा या फिर कैप्सूल फॉर्म में होगा या फिर वो सिरप फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर लगने वाले हैं, ये सारा काम जो होता है वो होता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो आप नाम से समझ पाना, एक फॉर्मुलेशन जो है उसको डेवलप करना है आपको, ओके। जब फाइनल एक API आपके हाथ में होता है उसके बाद आपको फार्मूला डेवलप करना होता है, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसकी बायोबिलिटी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी बॉडी के अंदर इस फॉर्मुलेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आती है उसके अंदर। F&D के अंदर भी जनरली M.Pharm को लिया जाता है। 10 to 20% चांसेस होते हैं कि वो B.Pharm ग्रेजुएट को लें। एज अ फ्रेशर जो पोस्ट मिलती है यहाँ पर वो भी असिस्टेंट साइंटिस्ट की मिलती है, क्योंकि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट भी एक तरह का रिसर्च का प्रोफाइल है। जो पे स्केल होती है यहाँ भी 20,000 से 30,000 होती है। जो ग्रोथ होती है वही लैब हेड और ऑर्गेनाइजेशन हेड होती है। F&D और R&D में बहुत ही कम अंतर है। वहाँ आपको मॉलिक्यूल डेवलप करना है, यहाँ पर फार्मूला डेवलप करना है उस मॉलिक्यूल का। कंपनीज़ भी वही सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला, मतलब अधिकतर सारी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके पास फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट की यूनिट होती है। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। वैसे मुझे इसे प्रोडक्शन के बाद लेना चाहिए था, पर क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब मिल जाए, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जनरली डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है और इतना वर्कलोड भी नहीं होता है यहाँ पे, और जो टाइमिंग्स होते हैं वो भी नॉर्मल डे टाइमिंग्स होते हैं। अब क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम सिंपल वे में अगर बात करें, जो कैंडिडेट्स काम करते हैं उनका काम होता है इंश्योर करना कि जो क्वालिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है कंपनी के अंदर वो प्रिस्क्राइब क्वालिटी लेवल की है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्री के अंदर, जो बहुत सारी टेबलेट बनती रहती है, क्योंकि एक सिंपल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है और वो चलता रहता है हमेशा। तो जो क्वालिटी है वो जो हमने चाही थी जब हमने फार्मूला डेवलप किया था रिसर्च में, जब हमें पता लगा था कि हमने ये पर्टिकुलर प्रोफाइल या पर्टिकुलर क्वालिटी हमको चाहिए बनने के बाद, तो ये बन रही है या नहीं बन रही है उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ आपको हर लेवल पे क्वालिटी अश्योर करना होती है। उसमें इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है, IPQA होता है, QA होता है। तो यहाँ पर जनरली डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो लैब की रिपोर्ट्स आती हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल की जितनी रिपोर्ट्स आती हैं उसको एनालाइज करना और आपको एश्योर करना कि भैया जो क्वालिटी बनी है ड्रग की या टेबलेट या डोजेस फॉर्म की वो बिल्कुल एग्जैक्ट है जो हमने चाही थी वो वाली। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी अगर आपने M.Pharm किया है तो प्रोबेबली आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। 30 to 40% चांस होता है कि वो B.Pharm को भी लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। उसके अंदर जो पोस्ट होती है सेम होती है, जूनियर ऑफिसर। आजकल B.Pharm को भी लेते हैं इसके अंदर। जो पे स्केल होता है वो 12,000 to 25,000 होता है, और जो ग्रोथ होती है इसके अंदर वो भी क्यू है हेड ऑफ साइट आप बन सकते हैं। और जो कंपनीज़ हैं जनरली सारी कंपनियाँ A to Z जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि हमने अभी बात करी थी, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो डाटा होता है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से लिया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट जो होता है उनके पास टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से वो जो आपका डोजेस फॉर्म है उसमें समय समय पर सारे टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं कि जो क्वालिटी हमने चाही थी, मतलब हर लेवल पे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करके रखेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारी इच्छा अनुसार जो हम चाह रहे हैं वो बनेगा। तो हर लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल करना किसकी मदद से? इंस्ट्रूमेंटेशंस की मदद से, केमिकल टेस्ट की मदद से। और यही केमिकल टेस्ट का डाटा और इंस्ट्रूमेंट का डाटा क्वालिटी एश्योरेंस वाले भी समय समय पर लेते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और वहाँ वेरीफाई करते हैं कि हाँ, जो हमारा डोजेस फॉर्म बन रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट और स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रहा है। क्वालिटी कंट्रोल की अगर डेजिग्नेशन की बात करें एज ए फ्रेशर, तो जूनियर ऑफिसर, बी फॉर्म, एम फॉर्म और एमएससी तीनों तरह के लोग को लिया जाता है इसके अंदर। जो सैलरी का पे स्केल होता है वो होता है 15,000 से 25,000, इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं। और ग्रोथ में आप क्यूसी हेड बन सकते हैं साइट का, क्यूसी लैब मैनेजर बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और अगर आपने इसमें एम फॉर्म किया है तो अगर वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में है तो ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। बी फॉर्म वाले बंदे को भी आसानी से लेते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना आना चाहिए तो आपको बेनिफिट मिलता है, या कब कोई अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप, PHPLC, HPTLC, कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर आपके पास कमांड है तो आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आसानी से जा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी लगभग सारी कंपनीज़ के अंदर होता है। नेक्स्ट है जॉब प्रोफाइल, वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को सबसे पहले लेना चाहिए क्योंकि जनरली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अगर इंडस्ट्री में जॉब्स निकलती हैं तो 60 to 70% जो निकलती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर निकलती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा लोड होता है और पर इसके अंदर जॉब मिलना बहुत ही आसान होता है। स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल वेइंग से लेके फाइनल डोजेस फॉर्म जब तक पैक ना हो जाए, जितनी भी स्टेप्स होती हैं, प्रोसेस होती हैं जो चलती है डोजेस फॉर्म बनाने में, वो सारी आती है प्रोडक्शन के अंदर। यानी आपको प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट आपको पूरे फाइनल डोजेस फॉर्म को बनाना है। इसमें लेबलिंग, पैकेजिंग सब चीज़ें आ जाएगी। इसमें अगर डेजिग्नेशन की बात करें तो जूनियर ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं। पे स्केल 8,000 से 25,000 होता है। अब 8,000 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका जो पे स्केल होता है बहुत ही कम होता है, और ऐसी छोटी जेनरिक कंपनीज़ बहुत सारी हैं जो 8,000 से स्टार्ट करती है अगर आपने बी फॉर्म किया। और जब अप्रेंटिसशिप पे लेती है तभी 8 से 12,000 का अराउंड सैलरी होता है, और अच्छी कंपनी होगी तो आपको 15 से 20,000 भी आराम से दे देगी। प्रोडक्शन में आप ग्रोथ में आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, प्लांट हेड बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और क्वालिफ़िकेशन बी फॉर्म और एम फॉर्म दोनों लोगों को जॉब मिलती है इसके अंदर। सारी कंपनीज़ के अंदर प्रोडक्शन होता है तो सारी कंपनीज़ इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। और इसके अंदर आप ये भी मान सकते हैं कि प्रोडक्शन पैकेजिंग में अगर आपको जॉब मिलती है तो पैकेजिंग भी इट्स अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन जॉब ही होगा। और लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारी जॉब भी मैं प्रोडक्शन के अंदर काउंट कर रहा हूँ। मैंने अलग से इसके लिए कोई स्लाइड नहीं बनाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन। वैलिडेशन भी एक डिपार्टमेंट होता है, थोड़े कम बंदे होते हैं इसके अंदर, पर ये भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग वैलिडेशन में हों। अगर आपने एम फॉर्म फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में किया है तो भी आप वैलिडेशन में आसानी से जा सकते हैं। और काफ़ी लोग जैसे गर्ल्स चाहती हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन वाले डिपार्टमेंट में रहें, तो हम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से संभालना, उन्हें मेंटेन करना जानते हैं अच्छे से। जनरली क्वालिटी अश्योरेंस से ये डिपार्टमेंट डील करता है। तो जितना भी प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है इंडस्ट्री के अंदर, उसको वैलिडेट करना, मतलब किसी भी पॉइंट पे, और उसका एक डॉक्यूमेंट, प्रूफ और एविडेंस होना चाहिए आपके पास, जिससे कि पता लगे कि हाँ, जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ये बिल्कुल इसकी क्वालिटी वही है जो हमने चाही थी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, हर बैच का रहेगा, मतलब ये प्रोसेस वैलिडेट होता रहेगा समय समय पर कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल जो क्वालिटी हमने चाही थी उस स्टैंडर्ड क्वालिटी का बन रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो अपने स्टैंडर्ड से मीट करेगा जब बन जाएगा फाइनल। तो वैलिडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है होते हैं। वैलिडेशन डिपार्टमेंट के अंदर डेजिग्नेशन एज ए फ्रेशर तो जूनियर ऑफिसर होती है। पे स्केल 8,000 से 25,000 होता है। ग्रोथ जो होती है वैलिडेशन HOD बन सकते हैं आप। क्वालिफ़िकेशन बी फॉर्म और एम फॉर्म दोनों ही लोगों को यहाँ पर लिया जाता है।
लगभग सारी कंपनी के अंदर वैलिडेशन डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी अफेयर्स। जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स यानी कुछ तरह का रेगुलेशन। जहाँ भी इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया में या यूएस में, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट बॉडी होता है उनके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जो कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि एक इंडस्ट्री को फॉलो करना होता है। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्लांट के अंदर, उन सबको रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनना होता है। जिस भी देश के अंदर वो बन रहे हैं, आपको गवर्नमेंट के सारे रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और सारे सपोर्टिंग एविडेंस कि आपकी जो मेडिसिन की क्वालिटी है, जो भी रेगुलेशन में मांगी गई है, वो सारे आपको अप्रूव कराना होते हैं। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको रेगुलेटरी अफेयर्स बोलते हैं। वहाँ पे जो भी कैंडिडेट काम करता है, उसका काम होता है कि जितनी भी सैनिटरी और गवर्नमेंट बॉडी है जिस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके नॉर्म के हिसाब से आपको सारे की गाइडलाइंस को आपको एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं आप, और उसके जो एविडेंस है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपने सबमिट करें, और आपकी जो मार्केट में सेल करने की जो अप्रूवल है वो भी आपको मिल चुका है। दैट मीन्स कि अगर आपको मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको अप्रूवल आपको लेना होगा, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी है उस देश की, और उस डिपार्टमेंट का नाम जो कि ये सारा काम करता है उसको बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स। जो डेजिग्नेशन होती है वो जूनियर ऑफिसर होती है, सीनियर रेगुलेटरी ऑफिसर भी बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर आप इसमें। जो पे स्केल है वो 15,000 से 25,000 होता है एज अ फ्रेशर के लिए। क्वालिफ़िकेशन बी फॉर्म को भी लेते हैं और एम फॉर्म को भी लेते हैं, प्रायोरिटी एम फॉर्म को दी जाती है। जनरली सभी कंपनीज़ के अंदर रेगुलेटरी अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि जनरली अगर आपको सेल करना है किसी भी देश में तो आपको सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। हेल्थ केयर आईटी की अगर बात करें तो क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं कि भैया हम लोगों से इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वाला या फिर ऐसा मेहनत वाला काम नहीं होगा, हम चाहते हैं कि हमको एक सिटिंग जॉब हो जो कि कंप्यूटर पे हो। तो ऐसी जॉब भी फार्मा के अंदर अवेलेबल है, जो कि है जिसे हम कहते हैं हेल्थ केयर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर पहले जो आता है वो फार्माकोविजिलेंस आता है। फार्माकोविजिलेंस को मैं नॉर्मल जॉब के अंदर भी क्लासीफाई कर सकता हूँ, आईटी के अंदर भी क्लासीफाई कर सकता हूँ। अब फार्माकोविजिलेंस होता क्या है? फार्माकोविजिलेंस के अंदर एक हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि असेसमेंट करता है, मॉनिटर करता है और डिस्कवर करता है कि जो ड्रग है उसका इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है ड्रग से ड्रग का या ड्रग से ह्यूमन का। क्योंकि जब मार्केट में ड्रग आ जाता है उसके बाद भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बाद में पता लगती है। तो वो काम होता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का। फार्माकोविजिलेंस जनरली कंपनी का खुद का डिपार्टमेंट भी होता है, या फिर कंपनी किसी थर्ड पार्टी को भी फार्माकोविजिलेंस का काम करने के लिए रख सकती है। तो फार्माकोविजिलेंस जनरली आपको डाटा कलेक्ट करना होता है कि दुनिया में हमारी दवाई कहाँ कहाँ जाती है, कितने लोग उससे, अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो किस तरह का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, डॉक्टर से आपको जानकारी लेना होती है। अगर कोई बंदे को कुछ हो गया है या बंदा किसी की डेथ हो गई है मेडिसिन खाने के बाद, तो कहाँ कौन सी जगह पर कैसी चीज़ें हो रही हैं, उनका जो भी डाटा होता है वो फार्माकोविजिलेंस में रखा जाता है। क्योंकि फार्माकोविजिलेंस कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आपने आज ड्रग लॉन्च कर दिया और ज़िंदगी भर तक इसके साइड इफ़ेक्ट कभी भी कहीं पर भी आपको दिख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट देता है। इसके अंदर भी जो जॉब लगती है वो एग्जीक्यूटिव की लगती है। पे स्केल होता है 15,000 से 25,000, और जो ग्रोथ होती है वो फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर होती है। ड्रग सेफ्टी एसोसिएट भी बोल सकते हैं आप इसको। क्वालिफिकेशन में बी फॉर्म एम फॉर्म दोनों मांगा जाता है इसके अंदर। कंपनीज़ में अगर बात करें तो कॉग्निजेंट, पैरेक्सेल, बायोक्लिनिका, इंडिया फार्मा रिसोर्सेस और जायडस कैडिला के अंदर फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको जॉब मिल जाता है और इसके इंटरव्यूज़ होते रहते हैं आसानी से, बहुत वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल रिसर्च। इसके अंदर हम सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स इंटेंडेड फॉर ह्यूमन यूज़। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट की जॉब होती है, मतलब एनालिस्ट दैट मीन्स डाटा का एनालिसिस करना होता है आपको। और क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर भी जो डाटा होता है वो भी क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट को ही निकालना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कि आपको सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस निकालनी है मेडिकेशन की, डिवाइस की, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स की, और ट्रीटमेंट रेजिमेंट में कुछ भी ऐसा इशू आता है सेफ्टी रिलेटेड, तो वो सारा डाटा की स्टडी जो होती है वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर होता है।
क्लिनिकल ट्रायल्स भी अगर होते हैं तो उसमें भी जो डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस होता है, उसमें भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जो जॉब होती है फ्रेशर के लिए, उसमें वो कहलाती है क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट। और उसमें जूनियर भी होते हैं, सीनियर भी होते हैं। पे स्केल जो होता है 15,000 से 25,000 होता है। उसके बाद ग्रोथ में स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट भी बन सकते हैं आप, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट भी बन सकते हैं और एक मेडिकल राइटर भी बन सकते हैं। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें बी फॉर्म एम फॉर्म दोनों ही को इसमें जॉब मिलता है। एम फॉर्म को प्रायोरिटी मिलेगी, फार्माकोलॉजी में एम फॉर्म किया है तो भी और प्रायोरिटी मिलेगी। बी फॉर्म के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज़ जैसे कि वेदा क्लिनिकल रिसर्च, जेन लाइफ क्लिनिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, आर्डेंट क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज, तो ये सारी थर्ड पार्टी कंपनियां हैं। मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं उनके खुद के भी क्लिनिकल रिसर्च के डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकते हैं अपनी मेडिसिन की सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस बाद में देखने के लिए, या फिर क्लिनिकल डाटा स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो भी है हमारा, जिसको आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। मेडिकल कोडिंग अभी एमर्जिंग फील्ड है फार्मेसी के अंदर, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी निकलती हैं और ये ग्रोइंग फेज़ में अभी इंडिया के अंदर, तो इसमें जॉब भी आसानी से मिल जाता है। डिप्लोमा करने के बाद भी मिल जाता है, डिग्री करने के बाद भी मिल जाता है। अब मेडिकल कोडिंग होता क्या है? ये सिंपली किसी भी डायग्नोसिस जो डॉक्टर लिखता है उसको किसी कोड फॉर्म में, मतलब कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को किसी कोड में कन्वर्ट करना, जो कोड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सेम हो, दैट इज़ मेडिकल कोडिंग। जो डिटेल्स में अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हमने मेडिकल कोडिंग के बारे में बताया हुआ है। ये भी एक कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब है। आपको कंप्यूटर पे बैठ के सारे प्रिस्क्रिप्शन रीड करने हैं और सारे जो मेडिकल डायग्नोसिस डॉक्टर ने लिखा है उसको एक कोड में कन्वर्ट करना है, जो कि ऑनलाइन रहेगा। मेडिकल कोडिंग के अंदर जो जॉब निकलता है उसकी डेजिग्नेशन होती है मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल कोडर। जो पे स्केल होता है 15 से 25,000 होता है। ग्रोथ में जनरली आप इसमें मेडिकल असिस्टेंट ही रहेंगे, मेडिकल कोडर रहेंगे। मेडिकल कोडर में आपकी जो पे स्केल है वो बढ़ती रहती है समय समय पर। अभी इसमें सीनियर और जूनियर ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बी फॉर्म एम फॉर्म, और अगर आपने मेडिकल कोडिंग में कुछ ट्रेनिंग ली थी वो बहुत अच्छा है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जो मेडिकल कोडिंग में आपको ट्रेनिंग देती भी है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको APHE का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी का। और जो कंपनीज़ हैं वो है ई केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अजूबा गेप्स, बीकॉम हेल्थ केयर, HES, डेलाइट और पैसिफिक। लास्ट है मार्केटिंग सभी लोग जानते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने की जो मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग स्किल सभी में नहीं होती है, और जिसमें मार्केटिंग स्किल होती है उसके लिए बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें भी बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स की मार्केटिंग भी कर सकते हैं आप। दूसरी जो सेल्स हैं, ड्रग्स हैं, उनकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। और इसमें भी आप देखिए एरिया मैनेजर टू VP डायरेक्टर बन सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट में सेल्स और सर्विस स्टाफ में जॉब पा सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर PMT, BMT, मार्केटिंग मैनेजर एटसेट्रा की जॉब भी आप पा सकते हैं। HRD और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं आप। अगर आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं दूसरे जो MR नए आ रहे हैं उनको। और एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं अगर आपने फार्मा MBA किया है तो। यानी आप अगर इंडिया बेस्ड कंपनी है और आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कहीं और सेल करना चाहते हैं, US में, जापान में, तो आप उसके लिए भी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग में एज अ फ्रेशर आपकी जॉब होती है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होती है। पे स्केल 12,000 से 25,000 होता है इनिशियल फ्रेशर के लिए। ग्रोथ में आप सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, जोनल सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं मार्केटिंग के। क्वालिफ़िकेशन बी फॉर्म के बाद भी आप ये जॉब कर सकते हैं, एम फॉर्म के बाद भी कर सकते हैं। और अगर MBA फार्मा में किया है तो फिर तो आपको कंपनियाँ आसानी से ले लेंगी। कंपनीज ऑलमोस्ट एवरी फार्मा कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। बिना मार्केटिंग के आप कुछ बेच ही नहीं पाएंगे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मस्ट है हर कंपनी के लिए। तो ये सारी जॉब्स की डिटेल थी जो कि प्राइवेट सेक्टर में फार्मेसी करने के बाद आपको मिल सकती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर में रहें और सुरक्षित रहें।